यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सीए फाइनल सुपर 30 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, और अगर कुछ बाकी है तो हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। दैट इज इन द पार्ट नंबर 2। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है दैट इज द बिजनेस इंटरनेशनल लिमिटेड बीआई एंड मल्टीनेशनल ग्रुप विद द इंटरेस्ट इन द मल्टीपल बिजनेसेस। तो बीआई ग्रुप इज वन इंटरनेशनल ग्रुप है। द कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू ऑफ द बीआई ग्रुप इज मोर देन 10,000 करोड़। इसका 10,000 करोड़ से ज्यादा का ग्रुप रेवेन्यू है। That is the A11 Limited, an Indian company, successfully bid for the Indian Cricket League ICL के लिए, and A11 Limited is an part of the BI Group। एक इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है A11 Limited, जो कि ICL के लिए बिड कर रहा है। जैसे IPL चलता है वैसे ही मान लो ICL है। The company selected the 15-player cricket team as per the ICL mandate. The team composition would be mix of Indian and foreign player. A11 Limited selected the foreign player from the South Africa, Australia, Kenya and Bangladesh. All the foreign player will get the $1 million as match fees। हर पर्सन को, हर प्लेयर को इतना $1 million है, उतने का मैच फीस मिलेगा। More detail about the each of the parties with whom the A11 Limited transact and detail of the transaction are as under। अब एक चीज समझना, यहां पे दो प्लेयर के बारे में दे रखा है। वन इज द पीटर, प्लेयर फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का प्लेयर है जिसका नाम है पीटर। इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 पीटर वाज इन इंडिया फॉर द टेस्ट सीरीज ऑफ द 60 डेज के लिए, वो टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया में था। एंड आफ्टर 20 डेज रेस्ट पीरियड इन इंडिया ही प्लेड द आईसीएल फॉर द अनदर 60 डेज। उसने आईसीएल खेला 60 डेज के लिए। तो इसका मतलब वो इंडिया में कितने दिन था? 60 डेज था, फिर 20 डेज का रेस्ट इंडिया में किया, उसके बाद वापस 60 डेज का, तो टोटल 140 डेज के लिए वो इस साल में इंडिया में था करके। अब इसको हिज इनकम फ्रॉम इंडिया इज एज बिलो। इंडिया से उसको जो इनकम हुई वो ये इनकम हुई है। आपको दे रखा है कि ये जो है ये इनकम है, इतना अमाउंट है, और ये रिमार्क मींस किस चीज का इनकम है। तो चलिए, सबसे पहला उसको टेस्ट मैच फीस मिला, दैट इज द $0.5 million। आईसीएल मैच फीस मिला, जो आईसीएल खेल रहा है इंडिया में, उसके लिए $1 million। एडवर्टाइजमेंट फॉर द ऑटोमोबाइल कंपनी हेडक्वार्टर, जिसका यूएसए में, एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट किया है। द शूटिंग वॉज हेल्ड इन इंडिया, मीन उसका शूटिंग है वो इंडिया में हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट है वो उसने इंडिया में किया है। द पेयर कंपनी इज फ्रॉम द यूएस। उसके बाद आर्टिकल रिटर्न फीस, दैट इज आर्टिकल ऑन आईसीएल, दैट इज $0.10 million। द आर्टिकल वॉज पब्लिश इन द न्यूज पेपर वाइडली सर्कुलेटेड इन इंडिया। पार्टिसिपेशन फीस चार्ज इन द लाइव टीवी शो इन इंडिया, उसने लाइव टीवी शो में इंडिया में पार्टिसिपेट किया, उसका फीस मिला। आर्टिकल राइटिंग फीस फॉर अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आर्टिकल ऑन द मोटिवेशन एटसेट्रा ऑफ द स्पोर्ट्समैन, publish in the leading sports portal accessible like worldwide। एंड ऑक्शन ऑफ हिज क्रिकेट बैट, उसका क्रिकेट बैट का ऑक्शन हुआ था, उसकी वजह से उसको 1 मिलियन का जो है वो पैसा मिला, विच इज डोनेटेड टू द चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G। तो ये इनकम्स की डिटेल दे रखी है। चलिए, उसके बाद में क्या दे रखा है? दूसरा पॉइंट, शिव पॉल करके एक बंदा है, प्लेयर फ्रॉम द केन्या। He was in India in the financial year 22-23 for the 90 days only। वो इंडिया में 90 डेज के लिए था। His father was citizen of India and settled in the Kenya। His father was citizen of India and settled in the Kenya। His father has residential house in the Jaipur, Rajasthan, which is rented to an individual and monthly rent income of the 2 lakh rupees आ रहा है। Rent is paid by tenant to the private trust created by his father, where Shivpal is a sole beneficiary। उसके फादर क्या कर रहे हैं? वो जो रेंट है वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को दिला रहे हैं, और वो ट्रस्ट में सोल बेनिफिशियरी जो है वो कौन है? ये बंदा है जिसका नाम है शिवपॉल। उसके बाद, एंड द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड इन द केमन आइलैंड में वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। द प्राइवेट ट्रस्ट इज अ नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेसिफिक इररिवोकेबल ट्रस्ट। The bank account of the trust is in Kenya and rent is remitted to the Kenya bank account only। Apart from the ICL match fees, he also participated in the advertisement of the fashion wear and income from such advertisement shoot is a 10 lakh rupees। ये उसको इनकम हुई है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, और क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग ऑफ द A11 लिमिटेड। अब एक बात बताओ, अगर कोई मल्टीनेशनल ग्रुप है और मल्टीनेशनल ग्रुप का रेवेन्यू है वो आपके प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, आपको पता है मल्टीनेशनल ग्रुप का रेवेन्यू प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, तो यहां पे आपको फाइल करना पड़ता है सीबीसी रिपोर्टिंग, जिसको अपन कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग बोलते हैं। और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करने का डेट क्या है?
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ता है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके 12 मंथ के अंदर अंदर है वो आपको फाइल करना पड़ता है। तो पहली चीज तो मैं बता दूं, सीबीसी रिपोर्टिंग कौन से ग्रुप की फाइल करनी पड़ती है? जिसका ग्रुप रेवेन्यू जो है वो ग्रुप रेवेन्यू पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है। पर्टिकुलर लिमिट क्या है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे लिमिट दे रखी है 6400 करोड़ और मोर। मींस लास्ट ईयर का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेवेन्यू है वो 6400 करोड़ या उससे ज्यादा है। सीबीसी रिपोर्टिंग फाइल करनी पड़ेगी और सीबीसी रिपोर्टिंग फाइल करनी पड़ती है विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया उसके 12 मंथ के अंदर अंदर आपको सीबीसी रिपोर्टिंग फाइल करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सीबीसी रिपोर्टिंग? तो यहां पे मैं बोलूंगा 1 एंड ऑफ द 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो जो अकाउंटिंग ईयर आपका कंप्लीट होगा उसके 12 मंथ के अंदर अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इज द tenant of a Jaipur house required to deduct tax at source while remitting the rent if the rent is taxable in India? Answer is yes। अगर मान लो वो रेंट जो पे कर रहा है वो एक प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट को पे कर रहा है और यहां पे जो शिवपाल के फादर ने जो है वो रेंट ट्रांसफर करा रहे, देखो इनकम ट्रांसफर करा रहे हो, आपने असेट ट्रांसफर नहीं की, आपने असेट ट्रांसफर नहीं की, इनकम ट्रांसफर करा रहे हो, तो वो इनकम ऐसे भी ट्रांसफरर जो है उसके मतलब जो पर्सन जो उसका ओनर है उसके हाथ में टैक्सेबल होती है। क्लबिंग प्रोविजन में एक सेक्शन होती है 60 करके, सेक्शन 60, वो ये बोलती है आप किसी को इनकम ट्रांसफर कर देते हो, असेट ट्रांसफर नहीं करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में वो इनकम आप ही के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो ये इनकम उनके फादर जी के हाथ में टैक्सेबल होगी, जो शिव पॉल के फादर है उनके हाथ में टैक्सेबल होगी। और जब ये टैक्सेबल है तो ऑब्वियसली यहां पे टीडीएस काटना रहेगा। यस, बिकॉज द टीडीएस इज एप्लीकेबल व्हाइल मेकिंग द पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट एंड सम इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? Give a brief note on the taxability of the each source of income for Mr. Peter, a South African player, assuming exchange rate of computing income is 1 USD is a 75 INR। अब एक बात समझना, जो ये पीटर को इतनी सारी इनकम मिल रही है, ये इनकम कैसे टैक्सेबल होगी? अब एक बात समझिए, पहली चीज तो ये जो पीटर है ये तुम्हारा नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे करंट ईयर में उसका 140 डेज है, लेकिन एक बात बताओ लास्ट ईयर की डिटेल वगैरह दे नहीं रखी है। तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है 182 डेज और मोर वाली, और सेकंड बेसिक कंडीशन से रिलेटेड आपका 60 डेज वाला पार्ट तो सेटिस्फाइड हुआ, बट लास्ट 4 ईयर में 365 डेज और मोर वो वाला डिटेल आपको दे नहीं रखा। तो यहां पे ये बंदा नॉन रेजिडेंट है। अब ये नॉन रेजिडेंट को यहां पे जो ये इनकम हो रही है ये कैसे टैक्सेबल होगी? आपको पता है एक सेक्शन हुआ करती है 194E करके जिसमें टीडीएस कटता है, और वो सेक्शन जी की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 115BBA करके। अब एक बात समझना, 115BBA करके जो नॉन रेजिडेंट टॉपिक है उसमें मैंने आपको स्पेशल रेट वाली सेक्शन बताई थी, उसमें ये जो इनकम्स होती है ये इनकम कैसे टैक्सेबल होती है? इसमें टैक्स रेट आपको पता है 20% का रहता है, और 20% का टैक्स रेट रहता है, और उसमें सरचार्ज अगर वो इनकम पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। तो यहां पे देखिए ये कौन कौन सी इनकम कौन सी रेट से टैक्सेबल होगी? सेक्शन 115BBA। 115BBA ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, 20% की टैक्स रेट रहेगी, लेकिन कौन सी इनकम पे? तो यहां पे इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को कौन सी इनकम होनी चाहिए? पार्टिसिपेशन ऑफ एनी गेम इन इंडिया। उसने या तो इंडिया में कोई गेम प्ले हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया है, या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन लॉटरी वॉटरी वाला नहीं। जो गेम मतलब आपका जो नॉर्मल जो क्रिकेट वगैरह है, आपका जो गेम होता है, गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया आया तो उस गेम में पार्टिसिपेट करने से जो पैसा मिला। दूसरा, अगर इंडिया में उसने कोई भी एडवर्टाइजमेंट किया है। तीसरा, उसने कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल रिलेटिंग टू एनी गेम और स्पोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल। मींस न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल में उसने कोई आर्टिकल दिए है, इनकी जो इनकम होगी ना, दैट इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। बाकी जो भी इनकम है वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये जो पर्सन है इसको सबसे पहले टेस्ट मैच फीस मिला है ये, और इंडिया में टेस्ट सीरीज हुई थी तो उसने गेम प्लेड इन इंडिया किया है, तो उस पे बेटा आपका 20% की रेट से टैक्स लग जाएगा। जो आईसीएल मैच फीस है वो भी आपका जो है वो गेम है 20% की रेट से टैक्स लग जाएगा, और टीडीएस भी 20% की रेट से कटेगा ऑब्वियसली, प्लस सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट फॉर अ ऑटोमोबाइल कंपनी हेडक्वार्टर इन यूएसए। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया, उसका इतना पैसा मिला, बट शूटिंग वाज हेल्ड इन इंडिया। सो जब शूटिंग इंडिया में हुई है तो यहां पे डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, मतलब वो इनकम तो इंडिया में अक्रूड हुई है ना एडवर्टाइजमेंट से। तो अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी ये पैसा मिला तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एट द रेट 20% अंडर सेक्शन 115BBA। ये भी आपका 20% से टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद
आर्टिकल राइटिंग फीस, उसने एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल ऑन द आईसीएल मतलब गेम पे आर्टिकल है, एंड द आर्टिकल वाज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर वाइडली सर्कुलेटेड, न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया, उससे जो इनकम होगी उस पे भी 20% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, पार्टिसिपेशन फीस चार्ज इन द लाइव टीवी शो इन इंडिया। अब उसने टीवी शो में पार्टिसिपेट किया, क्या उस पर 20% की टैक्स रेट लगेगी? आंसर इज नो। देखो 20% की टैक्स रेट है वो किस पे लगती है? एक तो पार्टिसिपेशन ऑफ एनी गेम, एक आपका एडवर्टाइजमेंट, या फिर न्यूज़पेपर जर्नल में आपने मैगजीन में आर्टिकल दिया, उन्हीं पे 20% है। बाकी जो भी इनकम रहेगी उस पे नॉर्मल टैक्स रहेगा। तो यहां पे टीवी शो में पार्टिसिपेट किया, उस पे जो टैक्स लगेगा वो नॉर्मल रेट से लग जाएगा, नॉर्मल टैक्स रेट रहेगी यहां पे। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग फीस फॉर अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आर्टिकल मोटिवेशन से रिलेटेड है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल नहीं है, और दूसरी चीज उसने जो है वो वेबसाइट पे आर्टिकल दिया है। अब एक बात बताइए, वेबसाइट पे आर्टिकल दिया है तो क्या उस पर्टिकुलर केस में 20% का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पे है ना मैगजीन वर्ड यूज किया है, जर्नल वर्ड यूज किया है, न्यूज़पेपर वर्ड यूज किया है, उसमें अगर आर्टिकल दिया तो ही 20% की रेट से टैक्स लगेगा, अदरवाइज यहां पे नॉर्मल रेट की वजह से टैक्स लग जाएगा। और यहां पे भी नॉर्मल रेट आएगा। एंड लास्ट वाला जो क्रिकेट बैट का ऑक्शन है, ये भी आपका नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। सो दिस इनकम्स आर गोइंग टू बी दिस फोर इनकम आर गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। अदर इनकम है वो आपका नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, और उस पर टीडीएस भी वैसे ही कटेगा करके, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये तुम्हारा 1 2 3 एंड आपका 4, ये तुम्हारा 20% की रेट से जाएगा करके, ठीक है। और बाकी वाला जो है वो तुम्हारा नॉर्मल टैक्स रेट्स है, वो नॉर्मल टैक्स रेट्स के हिसाब से जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शिव पॉल। केन्या का एक बंदा है, और उसका जो है वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इफ देयर इज नो ट्रस्ट एंड द पेमेंट ऑफ रेंट इज मेड डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द शिव पॉल आउटसाइड इंडिया। अगर मान लो ट्रस्ट को यहां पैसा रेंट नहीं दिया होता, शिव पॉल को दिया होता, तो क्या टैक्सेबिलिटी में फर्क आता है या नहीं आता? देखो एक बात बताओ, पहली चीज तो ये है, शिव पॉल इज अ केन्या का प्लेयर है, वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा क्योंकि करंट ईयर में उसका 90 डेज ही स्टे है। और बेटा 90 डेज स्टे है तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, और लास्ट ईयर से रिलेटेड अपने को यहाँ पे डिटेल नहीं दे रखी। तो उसमें जो भी गेम में पार्टिसिपेट किया उसका जो पैसा है उस पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और बेटा एक और चीज समझना, उसका जो मैच फीस है उस पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा। बाकी उसका जो रेंटल इनकम मिल रहा है सेक्शन 60 के हिसाब से वो उसके पापा के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। दैट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द फादर ऑफ द शिवपाल, वो शिवपाल के फादर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसको आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम ऑलरेडी कर चुके थे, 24 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 25 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अपन क्वेश्चन पे चल रहे सीधा 26 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 26। और देखिए 26 में क्या बोला हुआ है। 26 है ये आपका 148 ए से रिलेटेड है, और 148 147 भी आप बोल सकते हो, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट उससे रिलेटेड है। देखिए क्या दे रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर हरी हु इज एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ द फैब्रिक्स, इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द एओ as per the risk management strategy formulated by the CBDT for the assessment year 18-19, assessment year 19-20, assessment year 20-21 and assessment year 21-22, the income escaping assessment for this year is 20 lakh rupees for the each year। हर ईयर का इनकम एस्केपिंग है वो 20 लाख रुपया है करके, ठीक है। और कितने साल है? असेसमेंट ईयर 18-19 से लेके असेसमेंट ईयर 21-22 तक। आपसे क्वेश्चन पूछा है, can the assessing officer issue the notice under section 148 to Mr. Hari in the April 2022? If so, in respect of which assessment year notice can be issued? In respect of which assessment years notice can be issued? And it is necessary that they be provided an opportunity of being heard before issuing the notice। examine, आपको examine करना है। तो चलिए पहली चीज तो ये है कि भैया नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं, उसके लिए टाइम लिमिट दे रखी है 149(1) में, और 149(1) ये बोलती है नॉर्मली 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन अगर आपका इनकम एस्केपिंग है वो 50 लाख रुपीस और मोर है तो वहां पे 10 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहां पे नोटिस इशू कर रहे हैं दैट इज इन द अप्रैल 2022, और यहां पे इनकम एस्केपिंग है वो 50 लाख या उससे ज्यादा नहीं है, मींस किसी भी ईयर का इनकम एस्केपिंग है वो 50 लाख या उससे ज्यादा का नहीं है। तो इसका मतलब 3 इयर्स का टाइम लिमिट रहेगा, और 3 इयर्स का टाइम लिमिट अगर आप देखते हो तो असेसमेंट ईयर 18-19 एंड हो जाएगा, तो 19 के बाद में 20, 21, 22। तो मैं बोलूं आपको 18-19 के लिए नोटिस नहीं भेज सकते बिकॉज 3 ईयर इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड ऑन 31 मार्च 2022। बट 2021 19-20 असेसमेंट ईयर के लिए भेज सकते बिकॉज 19-20 विल बी एंड बाय द 31 मार्च 2020, एंड वहां से 3 इयर्स देखोगे 31 मार्च
2023 तक। तो आप इस साल के लिए भेज सकते हैं, इस साल के लिए भेज सकते हैं, इस साल के लिए भेज सकते हैं, बट 18-19 के लिए नहीं भेज सकते। अब एक और चीज समझना, क्या उसके लिए आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा? आंसर इज यस। बिकॉज यहां पे अगर मान लो यहां पे 148 का नोटिस भेजना है तो उसके लिए 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में ही यहां पे नोटिस भेज सकते हैं करके। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द फर्स्ट का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? Suppose in case of Mr. Hari, if income escaping is in the form of the asset value 80 lakh of such asset created between 1819 to 2122। एक बात समझना, मैंने आपको बोला है कि 10 इयर्स का टाइम लिमिट तभी मिलता है जब किसी पर्टिकुलर ईयर का इनकम एस्केपिंग है वो आपका 50 लाख और मोर हो। लेकिन इस बार एक अमेंडमेंट है कि अगर आपने कोई भी ऐसा असेट क्रिएट किया है या फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया है किसी इवेंट पे वगैरह ओकेजन पे, और वो इवेंट या ओकेजन पे एक्सपेंडिचर किया, वो एक्सपेंडिचर डिफरेंट डिफरेंट ईयर में है, या जो असेट क्रिएट किया है वो असेट क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट ईयर में किया है, बट टोटल वैल्यू है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है, या एक्सपेंडिचर है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो आप सब ईयर्स के लिए नोटिस आपको भेजे जा सकते हैं। मींस ऑल ईयर्स के लिए नोटिस आपको भेजे जा सकते हैं, वहां पे 10 इयर्स का टाइम लिमिट मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर ऐसा है कि असेट क्रिएट किया, असेट की वैल्यू 80 लाख है, तो उस पर्टिकुलर केस में भले वो 4 साल में 20 लाख 20 लाख 20 लाख किया है, बट तो भी यहां पे 10 इयर्स का टाइम लिमिट मिल जाएगा, और यहां पे फिर आपका असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए भी आपको 148 का नोटिस भेजा जा सकता है करके। चलिए आगे क्या दे रखा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ हरी फ्रेंड्स मिस्टर राजेश हु इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज, a search was initiated under section 132 in the April 2022. Can assessing officer issue notice under section 148 to Rajesh in the April 2022 even AO is not having the information? It is necessary that they should provide an opportunity of being heard before issuing the notice. And can income tax officer can complete the assessment under section 147 in case of Mr. Rajesh? Means ITO क्या उसका assessment complete कर सकता है? नहीं। एक बात समझना, पहली चीज तो अगर मान लो रेड हुई है तो उस केस में डीम टू बी इंफॉर्मेशन माना जाएगा, डीम टू बी इंफॉर्मेशन माना जाएगा, और रेड के केस में 148 ए जो है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 148 है ए है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आपका जो है वो 148 का नोटिस आपको इशू हो सकता है। एक और चीज समझना, अभी इस बार एक अमेंडमेंट हुआ है कि अगर आपके रेड केसेस में वगैरह आपका जो असेसमेंट है ना वो ज्वाइंट कमिश्नर से लोअर लेवल का बंदा नहीं करेगा, मैं ज्वाइंट कमिश्नर ही करेगा। उसके लोअर लेवल का बंदा तभी कर सकता है जब उसके पास में उसकी परमिशन हो। तो यहां पे आईटीओ करना चाहता है, आईटीओ तभी कर सकता है जब उसके पास में उसकी परमिशन हो करके। ठीक है, तो भैया यहां पे आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर आपका 26। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये बोलता है कि द असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल सीसीआईटी मिस पीसीसीआईटी survey a good day cyber cafe which was within the jurisdiction at 1 AM on 1st June 2022। यहां पे असेसिंग ऑफिसर ने पीसीसीआईटी का परमिशन लेके और एक जगह सर्वे किया है। सर्वे की सेक्शन कौन सी होती है? 133A होती है सर्वे की सेक्शन। और वो सर्वे कब किया है? ऑन 1st June 2022 को रात को 1 बजे किया है। For the purpose of obtaining information which may be relevant to the proceeding under the Income Tax Act 1961, the cyber cafe is kept open for business every day between 2 PM से लेके और 2 AM के बीच में ये ओपन रहता है। तो मैं बता दूं ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट साइबर कैफे वाज ओपन दैट टाइम उन्होंने वहां पे सर्वे किया है करके। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है? On 15 June 2022, the assessing officer entered the Bright Light Cyber Cafe, which was also within the jurisdiction at 11 PM for the purpose of collecting information, which may be useful for the purpose of Income Tax Act 1961, and Cyber Cafe is kept open for business every day between 12 noon से 12 midnight के बीच में वो चालू रहता है। अब ये दूसरा साइबर कैफे और है, और वहां पे कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन की सेक्शन होती है आपकी, यू नो दैट 133B करके। और 133B में कहीं पे भी बिजनेस प्रोफेशन होता है, वहां के जाके और वहां आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आ सकते हैं। In above the cases, both the above cases, assessing officer impound and retain his custody for the period 12 days inclusive of holidays, books of accounts and other document inspected by him after recording the reason for doing so। इन दोनों ही केस में उसने क्या किया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन कर लिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन करके रख रहा है, कितने? 12 डेज तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन किया है। एंड द असेसिंग ऑफिसर हाउएवर डिड नॉट टेक द प्रायर परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर फॉर डूइंग सो। उसके लिए उसने प्रायर परमिशन नहीं ली है कमिश्नर की। The owner of this cyber cafe claimed that assessing officer could not enter the cafe after sunset and cannot enter after
sunset and take away his books of accounts kept at cyber cafe. Also, the owner of Bright Light Cafe claimed that the assessing officer ought to have obtained the prior approval of the commissioner before entering the cafe. Examine the validity of claim made by the owners and the action of assessing officer in both the cases. And would your answer change if assessing officer survey the Good Day Cafe only for the purpose of verifying whether it has been deducted or collected tax at source within the provision of Income Tax Act 1961? आपको एग्जामिन करना है। तो पहली चीज तो अपन सर्वे की बात करते हैं। एक बात बताओ, सर्वे में कोई भी अथॉरिटी जा सकती है, सर्वे में कोई भी अथॉरिटी जा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ता है। किसको? आपका पीसीसीआईटी का करके, ठीक है, या फिर पीडीजीआईटी का, उसका परमिशन लेना पड़ता है। उसके परमिशन के बाद ही जा सकते हैं। आपको मैं बताता हूं ये कहां दे रखा है। अगर आप कॉम्पैक्ट में जाएंगे और कॉम्पैक्ट का वॉल्यूम 2 जो रहेगा, उस वॉल्यूम 2 में यहां पे दे रखा है एग्जैक्टली आपका जो असेसमेंट वाला पार्ट है, उस असेसमेंट वाले पार्ट में ये तुम्हारा 133C 133A करके। और 133 ये क्या बोलता है कि कोई भी आईटी अथॉरिटी है वो सर्वे में जा सकती है। उसके पास परमिशन किसका चाहिए? या तो पीडीजीआईटी का, या डीजीआईटी का, पीसीसीआईटी का, या सीसीआईटी का। में टॉप 4 ऑफिसर होते हैं, उनका परमिशन चाहिए रहता है, और उनकी परमिशन लेके ये लोग है वो सर्वे में जा सकते हैं। अब एक बात समझो, सर्वे का एंट्री रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? तो सर्वे का एंट्री रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर बिजनेस या प्रोफेशन प्लेस पे कर रहे हैं तो दे कैन एंटर ओनली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस और प्रोफेशन। तो एक बात बताओ, पहले केस में जो पहला वाला अपना जो क्वेश्चन है, उस पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज समझना करके, ठीक है, जो पहला वाला केस है, उस पहले वाले केस में जहां पे उसने परमिशन लिया है, आंसर इज यस। वो क्या उसी टाइम पे जा रहा है जब वहां पे बिजनेस एंड प्रोफेशन हो रहा है? आंसर इज यस। क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकता है? आंसर इज यस। यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इंपाउंड कर सकता है। कितने? 15 वर्किंग डेज के लिए तो कर ही सकता है। 15 वर्किंग डेज से ज्यादा के लिए करना है तो उसको उसके हायर अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा। तो पहले वाले के केस में तो कुछ भी दिक्कत नहीं लग रही। पहला वाला जो है गुड डे साइबर कैफे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। यहां पे सब चीजें हैं वो आपकी जेन्युइन है। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे ही इन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर वो टीडीएस टीसीएस सर्वे होता तो क्या होता? अगर वो टीडीएस टीसीएस सर्वे होता तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, आईटी अथॉरिटी कैन कंडक्ट द सर्वे फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग टीडीएस टीसीएस हैज बीन डिडक्टेड, कलेक्टेड एंड पेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम। द आईटी अथॉरिटी कैन एंटर द प्रीमाइसेस वेयर बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन फॉर कंडक्ट सर्वे आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट। तो पहली चीज, अगर टीडीएस टीसीएस सर्वे होता तो वो एंटर ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो रात को एंटर कर रहे हैं। सनराइज यहां, क्योंकि टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए सनराइज के बाद और सनसेट से पहले एंटर होना चाहिए, और उसमें कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है वो लोग इंपाउंड नहीं कर सकते। They can enter the premises for which they have the jurisdiction. The IT authority can inspect the books of accounts document during the survey and ask for various document and information. But यहाँ पे, however, TDS TCS survey में IT authority cannot impound the books of accounts and document. They cannot make the inventory of cash, valuable article, stocks and all. तो बेटा अगर वो ऐसा होता तो उस पर्टिकुलर केस में ये गलत था। दूसरा जो क्वेश्चन है ना, वो पूछा है कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, और कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी जो सेक्शन है वो ये है करके, ठीक है। ये सेक्शन ये बोलती है कि आईटी अथॉरिटी में एंटर एट एनी प्लेस एट विच बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। वो सिर्फ वहां पे क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। एंड दे कैन एंटर ओनली ड्यूरिंग द आवर्स व्हेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस एंड प्रोफेशन। और वहां पे कोई इंफॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है वो इंपाउंड नहीं कर सकते। तो दूसरे वाले केस में वहां पे कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है वो इंपाउंड नहीं कर सकते हैं करके, ठीक है। तो चलिए आप उसका आंसर देख लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वो आप एक बार देख लीजिए। और एक और चीज समझना, यहाँ पे किसी के परमिशन की लेने की जरूरत वगैरह नहीं है। यहाँ पे कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी की। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, वो 28 हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। और देखिए 28 क्या बोलता है करके, ठीक है। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? मिस्टर राजेश एज 53 ईयर्स एंड हिज वाइफ सौम्या एज 50 ईयर्स। तो राजेश की एज 53 ईयर्स है, भाभी जी की एज 50 ईयर्स है। वर बोर्न इन इंडिया, इंडिया में उनका जन्म हुआ था। दे वर लिविंग इन द इंडिया टिल ईयर 2002 तक ये इंडिया में रहते थे। देन दे मूव टू कंट्री एक्स एंड सेटल देयर परमानेंटली, एंड सिंस द ईयर 2012 दे हैव बिकम द सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। ये सब लोग जो है, कौन कौन? सौम्या और राजेश जी कंट्री एक्स के सिटीजन बन गए। मिस इंडियन सिटीजन नहीं है, नॉन इंडियन सिटीजन है ये। दे हैव 2 sons who were twins
वन इज द दिनेश एंड कार्तिक. सो दिनेश कार्तिक दो बच्चे हैं, दिनेश कार्तिक एक नहीं है, दिनेश एंड कार्तिक, हु आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स. ये भी कंट्री एक्स के सिटीजन है बच्चे भी. They completed their schooling in the Indian school in the country X, and thereafter in year 2017 Mr. Dinesh joined mechanical engineering in the IIT Delhi. जो दिनेश है उसने IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया in 2017. After completing the engineering, he took a employment in ABC Limited, a multinational company in the Gurugram, at a monthly salary of 1,50,000 from September 2021. सो 2017 से ये बंदा दिल्ली में आईआईटी कर रहा था. उसके बाद में उसने क्या किया, यहीं पे गुरुग्राम में एक जॉब ज्वाइन कर दी सितंबर 2021 में, और उसका मंथली सैलरी है 1,50,000. दिनेश विजिट हिज पेरेंट्स इन कंट्री एक्स फॉर द 1 मंथ एवरी ईयर. एवरी ईयर वो 1 मंथ के लिए कंट्री एक्स में जाता है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए. For the rest of the year, he is in India only. Mr. Karthik completed the architecture in College of Architecture in country X only and took up a job in the LMN INC San Francisco. उसने वहीं पे जॉब ज्वाइन किया. And in the year 2021, the monthly salary of US dollar 5,000. Mr. Rajesh has a textile business in the country X and Mrs. Somya is a Carnatic musician. So यहाँ पे जो राजेश है वो टेक्सटाइल बिजनेस करता है, सौम्या जो है वो म्यूजिशियन है. Gives concert in the country X in the music program organized by the Indian community in the country X. So country X में जो भी इंडियन कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं वहां पे किट्टी पार्टी में जाती है सौम्या और वहां पे परफॉर्म करती है. आगे दे रखा है मिस्टर राजेश विजिट इंडिया 1 मंथ एवरी ईयर टू बी हिज इन विथ हिज पेरेंट्स who were born in the Coimbatore and have always lived in the Coimbatore only. The detail of the income for the previous year 22-23 are as follows. Income from textile business in country X is $80,000. You may assume that country X is a country X currency is a US dollar. Rental income from house property in the Coimbatore is 60,000 per month. Interest on fixed deposit with the SBI in the Coimbatore is 10 lakh rupees. आगे दे रखा है country X does not levy the tax on the income from business of textile in order to give fillip to the textile industry in the country X. country X में जो टेक्सटाइल का इनकम होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है. Country X also does not levy the tax on the income earned by the resident of country X outside India. ये जो outside India इनकम कमाते हैं उस पर country X कोई भी टैक्स नहीं लेती है. In previous year 22-23, Soumya visited India from 3rd October 2022 to 31st January 2023. And she was in the Trichy during the month of October and November to take care of her mother in Trichy. During the month of the December and January, she rendered the Carnatic music concert in the Marghaji Maha Utsav organized in the various music academies in the Chennai. So 2 महीने चेन्नई में थी, 2 महीने त्रिची में थी वो. Every year she is in Chennai entirely during this 2 months for this purpose. आगे दे रखा she also visit the Trichy every year for the full month of the May spent time with her mother. She owns a house property in the Trichy which she has let out of the 40,000 per month. The municipal taxes 6,000 per annum are paid by her tenant. And for the previous year 22-23, income from the music concert in Chennai is 3 lakh. She also earned the 9 lakh rupees fixed deposit interest with the Indian Bank Trichy branch. ये दे रखा है सौम्या के बारे में इंफॉर्मेशन. आगे दे रखा है दिनेश के बारे में. Dinesh resigned from the job in ABC Limited on 20th September 2022 and took up the offer for the employment of MNC New York at a salary of 7,000 per month. He also has submitted the resignation to ABC Limited on 20th August 2022 and thereafter serve a notice period of the 1 month as per the condition stipulated in his terms of employment, and he left India on 28th September 2022 and joined the MNC on 1st October 2022. He earned the 40,000 rupees interest from fixed deposit with the Axis Bank New Delhi. तो ये दे रखा है दिनेश के बारे में जिसने इंडिया से IIT किया था, उसके बाद में इंडिया में जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के फिर वो फॉरेन जा रहा है, वहां पे जॉब कर रहा है. मिस्टर कार्तिक रिजाइन फ्रॉम द LMN INC. कार्तिक ने भी रिजाइन दे दिया, इनके घर पे काम ही ये है रिजाइन करो और नया जॉब ज्वाइन करो. ऑन 30th November 2022 टू ज्वाइन PQR लिमिटेड इन द मुंबई. वो बंदा मुंबई में आके जॉब कर रहा है. ही केम टू इंडिया ऑन 2nd December 2022 एंड ज्वाइन PQR लिमिटेड ऑन 5th December 2022. His salary with the PQR limited is 99,200 per month. He used to visit his maternal and paternal grandparents in the India for 2 months, that is July and August, during his summer holiday up to year 2020.
And in the year 2021, he visited India only for the 1 month, that is July 2021. He earned interest of 9,500 from saving bank account in the SBI. आगे दे रखा है TTBR ऑफ यूएस डॉलर और द वेरियस डेट्स इज गिवन बिलो. आपको TTBR दे रखी है. TTBR में टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, ये डेट दे रखी है और TTBR दे रखी है आपकी मार्च 2022 से लेके और मार्च 2023 तक का TTBR दे रखा है. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और ये क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस अपन समझने की कोशिश करेंगे. देखिए क्या दे रखा है. ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 1 to question 5 and your answer should be based on the provision of Income Tax Act 1961. Ignore the provision of the DTAA if any between India and country X करके DTAA के प्रोविजन को आपको इग्नोर करना है. सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस सौम्या फॉर द असेसमेंट एट 23-24. सौम्या का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालोगे? तो किसी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि उसने कितने नंबर ऑफ डेज है वो इंडिया में स्टे किया है और नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है. तो चलिए अपन एक काम करते हैं, पहले सौम्या के बारे में डिस्कस करते हैं कि सौम्या का रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे आएगा करके. ठीक है, चलिए तो एक काम करता हूं, मैं सौम्या वाला पैराग्राफ है उसको मैं एक बार वापस से इसको हटाता हूं और फिर मैं आपको यहां पे वापस से एक बार रीड करते हैं सौम्या का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा. तो सौम्या पहले तो ये बताइए कि इस साल करंट ईयर में कितने डेज के लिए इंडिया में रही है. तो देखिए क्या दे रखा है आगे. In previous year 22-23, Soumya visited India from 3rd October 2022 to the 31st January 2023. तो एक बात बताइए कितने दिन वो इंडिया में रही. तो अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को नहीं थी, 3rd अक्टूबर को थी. तो अक्टूबर टोटल इज 31 डेज. आउट ऑफ दैट जस्ट रिमूव द 2 डेज, तो 29 डेज ऑफ द अक्टूबर. नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज, जनवरी 31 डेज. सो टोटल 121 डेज तो यहां पे हो गया. तो ये तुम्हारा 121 डेज हो गया. उसके बाद में क्या दे रखा है आगे. शी वॉज इन त्रिची ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर में वो त्रिची में थी. एंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी शी रेंडर्ड द लाइक कॉन्सर्ट इन द चेन्नई, तो वो चेन्नई में थी. आगे क्या दे रखा है यहां समझते हैं. एवरी ईयर शी इज इन चेन्नई एंटायरली ड्यूरिंग दिस 2 months for this purpose. Means every year in the month of the December and January she used to be in the Chennai only. And she also visit the Trichy every year for the full month of the May to spend time with her mother. Now May month में भी वो त्रिची में रहती है और May month त्रिची में रहती है एवरी ईयर. तो एक बात बताइए मुझे, आपका May 2022 में भी वो त्रिची में रहेगी और May का आपका कितना होता है 31 डेज. सो May का 31 डेज, तो इसका मतलब इस साल में आपका नंबर ऑफ डेज टोटल कितना हुआ. यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज आपका हुआ 152 डेज. 152 डेज इन द करंट ईयर. And she owns a house property in Trichy, which was let out for the 40,000 per month. The municipal taxes 6,000 per annum are paid by the tenant, and income from music concert in Chennai 3 lakh है. She also earned the interest on the Trichy branch. अब एक बात बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालोगे. तो सबसे पहली चीज एक बात बताइए, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई क्या? नहीं. Because first basic condition says that 182 days or more in India. So 182 days or more in India, first basic condition not satisfied. But what second basic condition says that? Second basic condition says that 60 days in previous year, 60 days in previous year and 365 days or more in last 4 previous year. So guys, just tell me here 60 days in previous year एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर. तो यहां पे करंट प्रीवियस ईयर में आपका कितना 152 डेज हो रहा है. अब एक बात बताइए, आप लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहेंगे. तो यहां पे आपको एक हिंट दे रखा है कि एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ द दिसंबर एंड जनवरी शी यूज्ड टू विजिट द चेन्नई. सो दिसंबर, जनवरी एंड मे मंथ जो है वो एवरी ईयर वो कहां रहती है, उसकी मम्मी के देखने के लिए त्रिची आती है. सो कैन आई से दैट इन द मंथ ऑफ द एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ द आपका दिसंबर, जनवरी एंड मे. So total comes to the 31 days plus 31 days plus 31 days. So here 31 multiplied by 3, it comes to the 93 days. So 93 days every year वो इंडिया में रहती है. अब एक बात बताइए, यहां पे 365 days और मोर इन द लास्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर. तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 93 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 93 multiply by 4 करेंगे, it will be a 372 days. So can I say that one basic condition is satisfied?
सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, अब आपको एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। तो यहां पे एडिशनल कंडीशन, बोथ एडिशनल कंडीशन दैट इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एंड 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। तो 93 डेज एवरी ईयर रह रही है, मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो 651 डेज हुआ, तो 730 डेज और मोर नहीं है, तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, बट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो एक बात बताओ, इफ यू सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन बट यू कुड नॉट सेटिस्फाइड द बोथ द एडिशनल कंडीशन, देन यू विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो यहां पे बेटा ये जो रहेगी वो रेजिडेंट रहेगी बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, सो बी विल बी द राइट आंसर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, question number 2, what is the residential status of the Dinesh and Karthik for the assessment year 23-24? what will be the residential status for the Dinesh and Karthik? तो चलिए अपन दिनेश एंड कार्तिक के लिए अगर मैं बात करूं, तो दिनेश एंड कार्तिक के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे दिनेश के लिए करके, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दिनेश के लिए। एक बात बताइए, पहली चीज तो जो दिनेश है ना, वो दिनेश आपको मैं बता दूं लास्ट के 2017 से इंडिया में ही है। 2017 से ही वॉज इन इंडिया और वो आईआईटी कर रहा था। कहां से? आईआईटी दिल्ली से आईआईटी कर रहा था। इन द ईयर 2017 में उसने जो है वो ज्वाइन किया था, दिनेश एंड कार्तिक, और उसमें याद रखा कंप्लीटेड देयर स्कूल इन द इंडियन स्कूल ऑफ कंट्री एक्स एंड देयर आफ्टर इन द ईयर 2017 दिनेश ज्वाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। सो 2017 से वो कहां पे है? इंडिया में ही है। अब करंट ईयर में वो कितने साल रहा, कितने दिन रहा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अपन एक काम करते, करंट अगर मैं ईयर की बात करूं तो करंट ईयर का इंफॉर्मेशन दे रखा है, दिनेश रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब इन एबीसी लिमिटेड ऑन 20 सितंबर 2022 को उसने जॉब है उससे रिजाइन कर दिया एंड टुक अप द ऑफर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द एमएनसी आईएनसी न्यूयॉर्क एट अ सैलरी ऑफ $7,000 per month. He had submitted his resignation on 20th August 2022. After that, he has served the notice period of the 1 month and he left India on 28th September 2022. He left India on 28 September 2022. 28 September 2022 को उसने इंडिया छोड़ दिया। तो मुझे एक बात बताइए, इस साल वो इंडिया में कितने दिन रहा? तो अगर आप काउंट करेंगे तो सबसे पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो मैं बोलूं अप्रैल का 30 डेज, मई का 31 डेज, जून का 30 डेज, जुलाई का 31, अगस्त का 31 एंड सितंबर का 28 डेज। बिकॉज जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाता है वो दिन भी इंडिया में माना जाता है। तो आप नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28, सो इट्स कम्स टू द 181 डेज आ रहा है। तो 181 डेज आया, तो 181 डेज इन द करंट ईयर। एक बात बताइए, क्या पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ क्या? तो अगर मैं बेसिक कंडीशन की बात करूं तो पहला बेसिक कंडीशन होता है 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। सो फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। But what is the second basic condition? Second basic condition says that 60 days or more in previous year and 365 days or more in last 4 previous year. तो एक बात बताइए, पहली चीज तो 181 डेज है, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया फर्स्ट पार्ट। 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, अरे यार वो इंडिया में ही तो था जब वो इंडिया में आईआईटी कर रहा था 2017 से, तो वो इंडिया में ही तो था, 11 मंथ वो इंडिया में रहता था। तो 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर हो गया होगा। आंसर इज यस। तो मैं बता दूं यहां पे आपने एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली। अब आपके मन में ये डाउट रहेगा कि सर एक बात बताइए, जब ये इंडिया छोड़ के कहीं और जॉब करने जा रहा है तो इसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन तो एक्सेप्शन होना चाहिए ना। वो एक्सेप्शन सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए होता है। आपको अगर याद रहेगा मैंने बताया था, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप। ही इज नॉट अ इंडियन सिटीजन ना। this person is not an Indian citizen, this person is a citizen of country X, so this person is not an Indian citizen। तो जब ये इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो इंडियन सिटीजन वाला जो कंडीशन है वो तो आएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी और सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब आप एडिशनल कंडीशन पे जाइए। एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है? रेजिडेंट एटलीस्ट फॉर 2 years और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एंड 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी क्योंकि 2017 से ये इंडिया में ही है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जो भी दिनेश है वो दिनेश तुम्हारा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो गया? और जब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो गया तो पूरे वर्ल्ड की इनकम जो रहेगी उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा। अब कार्तिक का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? तो अगर मैं कार्तिक की बात करूं बाबू, एक बात बताओ, कार्तिक के रिलेटेड आपका लास्ट पैराग्राफ देखिए, कार्तिक से रिलेटेड क्या दे रखा है इन्होंने। कार्तिक से रिलेटेड दे रखा है, कार्तिक रिजाइन फ्रॉम LMN on 30th November 2022 and he joined the PQR Limited Mumbai. He came to India on the 2nd December 2022.
ये 2 दिसंबर 2022 को इंडिया में आया। तो एक बात बताइए, इस साल में दिसंबर, जैन, फेब और मार्च कितने दिन रहा? तो दिसंबर में एक दिन नहीं रहा, 30 दिन दिसंबर के, जनवरी के 31, 28 डेज फेब के और 31 मार्च के। तो यहां पे टोटल होता है 30 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, इट्स कम्स टू द 120 डेज आ गया। 120 डेज है वो करंट ईयर में वो इंडिया में रहा। आगे क्या दे रखा है? ही ज्वाइन पीक्यूआर ऑन द 5 दिसंबर, ठीक है, सैलरी इतना है। आगे इन्होंने दे रखा है ही यूज्ड टू विजिट द ग्रैंड पेरेंट्स इन इंडिया फॉर 2 मंथ, जुलाई एंड अगस्त, ड्यूरिंग हिज समर हॉलीडे अप टू द ईयर 2020। 2020 तक वो क्या करता था? हर साल है वो 2 महीने इंडिया आता था, जुलाई एंड अगस्त में। एंड 2021 ही विजिटेड इंडिया ओनली फॉर द 1 मंथ, दैट इज जुलाई 2021, एक ही महीना आया जुलाई में, ठीक है। एंड ही अर्न द इंटरेस्ट 9500 फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन द एसबीआई। तो पहली चीज एक बात बताइयो, यहां पे 120 डेज है तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज और मोर वाला तो सेटिस्फाइड हो रहा है, बट 365 डेज और मोर है या नहीं है इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर? वो एवरी ईयर 61 डेज आता है। एक बात बताओ, 61 डेज, और लास्ट ईयर तो वो कितना आया था? लास्ट ईयर तो वो ओनली आपका कितना, लाइक 1 मंथ के लिए आया था, 31 डेज आया था, और उसके पहले 62 डेज आता होगा, जुलाई एंड अगस्त। तो एक बात बताइए, 62 डेज मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स प्लस 61 डेज, तो इसका मतलब 247 डेज इंडिया में रहा इन द लास्ट 4 ईयर। सो 247 डेज रहा, इसका मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो व्हेन सेकंड बेसिक कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं होती, तो यहां पे कार्तिक आपका क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। कार्तिक क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो मैं ऐसा बोलूं कि बेटा जो भी तुम्हारा दिनेश है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, एंड कार्तिक जो है वो तुम्हारा नॉन रेजिडेंट रहेगा। सो योर डी विल बी द राइट आंसर। आगे क्या बोला हुआ है? What is the total income of Dinesh chargeable to tax under the regular provision of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 23-24? Means what will be the total income? एज पर द रेगुलर प्रोविजन मीन 115 बीएससी फॉलो नहीं करना है। तो रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से दिनेश का टोटल इनकम क्या होगा? पहली चीज तो मैं बता दूं, दिनेश है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, पूरे वर्ल्ड की इनकम अब उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो दिनेश की इनकम क्या क्या है। तो दिनेश पहले जॉब कहां करता था? तो ऊपर के पैराग्राफ में दे रखा है यहां पे करके, ठीक है। देखिए कि after completing the engineer he took up the employment in ABC Limited, a multinational company in the Gurugram, at a salary of 1,50,000 from September 2021. So September 2021 is the last year से वो जॉब कर रहा है इस कंपनी में, 1,50,000 पर मंथ का सैलरी है। अब एक बात बताइए, इसने ये वहां से रिजाइन कब किया? तो वहां से उसने रिजाइन कब किया? सितंबर में रिजाइन किया है, सितंबर 20 को उसने रिजाइन किया। तो एक बात बताइए, आपका अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त तक तो आपको 1,50,000 सैलरी मिला होगा। तो यहां पे अगर मैं सैलरी की इनकम निकालूं तो सैलरी की इनकम जो दिनेश की रहेगी उसमें आपका अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का तो सीधा ही ले लीजिए आप, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ, तो इट्स कम्स टू द 7,50,000। अब एक बात बताइए, आपका सितंबर मंथ है, उस मंथ में आपने इन बिटवीन द मंथ है वो रिजाइन किया है, और आपने रिजाइन कौन सी डेट को किया है? तो 20 सितंबर 2022 को रिजाइन किया है। तो आपको 20 डेज का सैलरी मिला होगा, 20 डेज का सैलरी मिला होगा। यहां पे 20th को आपने काम किया होगा, 20 डेज का सैलरी मिला होगा। तो एक बात बताइए, यहां पे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डेज, और पूरे महीने में होते हैं 30 डेज। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 30, इट्स कम्स टू द 1 लाख। तो सितंबर का सैलरी उसका 1 लाख है। अब एक बात समझिए, उसने फॉरेन में जाके जॉब ज्वाइन किया है, वो आपका जॉब ज्वाइन किया है फ्रॉम द 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को जॉब ज्वाइन किया, और उसका एवरी मंथ का सैलरी 7,000 पर मंथ है। अब एक बात बताइए, यहां सैलरी आपको डॉलर में दे रखी है। एक चीज समझना, जब भी आपकी कोई इनकम है वो फॉरेन करेंसी में दे रखी हो, तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू द इंडियन करेंसी, मैंने एक रिवीजन लेक्चर डाला है, और उस रिवीजन लेक्चर में मैंने आपको बताया है, इन दैट रिवीजन लेक्चर मैंने बताया आपको कि सैलरी की इनकम जो होती है ना, उसके लिए आपको क्या करना का, लास्ट मंथ का जो भी टीटीबीआर रहेगा उससे आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करनी है। तो सैलरी कब से आएगी? यहां पे सैलरी आ रही है वो आपकी 1 अक्टूबर से आ रही है। तो एक बात बताओ, अक्टूबर मंथ का जो सैलरी रहेगा ना, उसके लिए 30 सितंबर का टीटीबीआर से कन्वर्ट करना रहेगा। तो 30 सितंबर का जो टीटीबीआर है वो कितना है आपका? 70 है। तो बेटा ये जो 70 है मल्टीप्लाई बाय आप कर दीजिए $7,000 का सैलरी। उसके बाद आपका नवंबर की सैलरी के लिए आपको अक्टूबर का रेट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपके यहां पे दिसंबर की सैलरी के लिए आपको नवंबर का लेना पड़ेगा। यहां पे फिर आपका ये 7,000 और यहां पे ये 7,000
और बेटा ये 7,000 ऐसे आपको करना पड़ेगा। मैं जिस मंथ का सैलरी है उसके लास्ट मंथ का टीटीबीआर क्या है उससे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आप इसको कैलकुलेट करिए कितना आता है, ये वाला मल्टीप्लाई करिए इंडियन करेंसी में कितना आता है। तो इंडियन करेंसी में सबसे पहले 7,000 मल्टीप्लाई बाय 70 इट्स कम्स टू द आपका 4,90,000, 4,90,000। 70.40 मल्टीप्लाई बाय 7,000 492,800 पहला है 4,90,000, दूसरा 492,800, तीसरा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 71 497, चौथा 499 100, उसके बाद में 7,000 मल्टीप्लाई बाय 71.90 503,300 एंड लास्ट वाला 72 मल्टीप्लाई बाय 7,000 5,04,000। इसकी टोटल कर दीजिए आप। तो मैं बोलूँ 4,90,000 प्लस 4,92,800 प्लस 4,97,000 प्लस 499,100 प्लस 503,300 प्लस 504, तो आई थिंक 29,86,200 आया। तो 29,86,200 और सैलरी में आपका अंडर सेक्शन 16 का 50,000 का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए करके, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसका और कोई इनकम है क्या दिनेश का? तो दिनेश के इनकम में ही अर्न द 40,000 इंटरेस्ट फ्रॉम द एफडी, तो एफडी का इंटरेस्ट है और ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो एटीटीटीबी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 40,000 एफडी का इंटरेस्ट है, तो एफडी इंटरेस्ट है वो 40,000 है और कोई डिडक्शन वगैरह का डिटेल नहीं दे रखा। आप इसकी टोटल कर लीजिए। तो 7,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 29,86,200 plus 40,000 and minus 50,000, it comes to the 38,26,200, 38,26,200 B will be the right answer करके, ठीक है। 38,26,200 that will be your right answer. Now next part. What is the total income of Mr. Karthik chargeable to tax under the regular provision of income tax? कार्तिक का टोटल इनकम क्या होगा? पहली चीज तो कार्तिक जो है वो नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट है तो जो इंडिया से इनकम मिला होगा वो टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताइए, यहां पे दे रखा है कार्तिक ने जॉब कब ज्वाइन किया, तो कार्तिक का मंथली सैलरी 99,200 है एंड ही हैज द जॉइन द जॉब ऑन द 5th दिसंबर 2022। तो एक बात बताइए, उसका सैलरी दिसंबर का, जैन का, फेब का एंड मार्च का। अब एक बात बताइए, पहला जो दिसंबर का सैलरी है वो उसका 5th को ज्वाइन किया, मतलब उसको 4th तक तो सैलरी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब 27 डेज का सैलरी मिलेगा। तो 99,500 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 31, तो यहां पे 99,500 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 31 डिवाइड बाय 99,200 है ना, 200, so 99,200 multiply by 27 divide by 31, it comes to the 86,400। तो ये तुम्हारा आया दिसंबर का, दैट इज 86,400, जनवरी का 99,200, फेब का 99,200, 99,200। अब एक बात बताइए, इसमें 50,000 का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए सैलरी में, और कोई उसका इनकम है क्या? उसका इनकम सेविंग बैंक का 9,500। बट एक बात बताइए, सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट रहता है उस पे आपको 80 टीटीए का डिडक्शन मिल जाता है, और नॉर्मल पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है उसको भी 80 टीटीए का डिडक्शन मिलता है। तो 80 टीटीए का डिडक्शन मिल जाएगा, 9,500 पहले ऐड हो जाएगा और 9,500 ही बाद में आपका लेस हो जाएगा। तो आप 86,400 प्लस 99,200 प्लस 99,200 प्लस 99,200, इट्स कम्स टू द 384, माइनस कर दीजिए 50,000, दैट इज 334 करके, और वो इंटरेस्ट है उसका तो डिडक्शन मिल जाएगा। तो 334 है वो उसका नेट टैक्सेबल इनकम होगा। सो 334 विल बी द राइट आंसर। लास्ट पार्ट, व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द राजेश? अब एक बात बताओ, राजेश इंडिया में कितने टाइम के लिए आता है? तो यहां पे राजेश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहां पे राजेश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए क्या दे रखा है,
तो वापस से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। राजेश एज 53 ईयर्स एंड हिज वाइफ सौम्या एज सो एंड सो, लिविंग इन सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो करके, ठीक है। दे हैव 2 सन, ये ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। दिनेश विजिट हिज पेरेंट, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर कार्तिक कंप्लीटेड ईयर, हाँ। राजेश हैज अ टेक्सटाइल बिजनेस, यहां से चालू करेंगे। राजेश हैज अ टेक्सटाइल जॉब, टेक्सटाइल बिजनेस इन द कंट्री एक्स। सौम्या, ठीक है, म्यूजिक कंसर्न। राजेश विजिट इंडिया फॉर 1 मंथ एवरी ईयर टू बी विद हिज पेरेंट्स, और उसके अलावा उसका कुछ भी डिटेल नहीं दे रखा। तो राजेश हर साल इंडिया में सिर्फ 1 महीने के लिए आता है, तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, बिकॉज दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, तो सीधा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो राजेश विल बी द नॉन रेजिडेंट इन द इंडिया, सो हियर डी विल बी योर राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। 29 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैं काफी टाइम आपको करा चुका हूं, ये कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो सेक्शन 45 9B से रिलेटेड मैंने कॉम्पैक्ट में क्वेश्चन दे रखा है, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 29 30 मैं नहीं करा रहा हूं, यू हैव टू डू फ्रॉम योर कॉम्पैक्ट करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर के साथ में। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए करके अच्छे से, बाय।